चलो तो गुड इवनिंग। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो आज हम थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कुछ बेसिक और कॉमन चीजें पढ़ी, थोड़ा सा हम उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कोविद का कि सर 12th 11th से कैसी है, इजी है या टफ है। देखो, मेरे को पर्सनली जो लगता है कि 12th वाला पार्ट 11th वाले पार्ट से इजियर होता है। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का थोड़ा जो व्यू होता है कई बार अलग अलग होता है। एक्चुअली 11th में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमको दिखाई देती, जैसे मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्लूइड, ये सब चीजें हम देख सकते थे, तो उससे हम थोड़ा फिजिकली कनेक्ट कर पाते थे। 12th में हम जो चीजें पढ़ेंगे, चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, तो वो मतलब वो चीजें हमें नहीं दिखाई देगी। उसका इफेक्ट दिखाई देगा कि भाई लाइट जल जाती है, पंखा चलता है, ठीक है, लेकिन वो किस कारण से हो रहा है जो हमें चार्ज नहीं दिखाई देगा, उसका मोशन नहीं दिखाई देगा। तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो पर्सनली मुझे लगता है 12th आसान होता है। बाकी जिसको जो अच्छे से समझ आ जाए, जिसकी वो अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, वो उसको आसान लगने लगता है। और 12th कई बार इसलिए भी आसान होता है कि 11th में जब हम आते हैं 10th से, तो थोड़ा सा जो अचानक से जंप होता है सिलेबस का, कॉन्सेप्ट का, या एक तरीके से हम बोलें कि जिस तरह का हम 10th में पढ़ते हैं, काफी कम लेवल पे एक कोर्स होता है। 11th में कंटेंट बढ़ जाता है, तो थोड़ा कोप करने में टाइम लगता है। 12th में आने तक हम हैबिचुअल हो जाते हैं, इसलिए 12th कई बार आसान लगता है। तो कोशिश करो, पढ़ाई करो, सब कुछ आसान लगेगा, समझोगे, सब जो चीजें समझ आ जाएंगी वो सब आसान लगेंगी। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो चार्जेस से डील करती है। कैसे चार्जेस? जो चार्जेस रेस्ट पर रहते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है। फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज तो हमने ज्यादा पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम स्टेट कर रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम सबसे छोटा चार्ज मानते हैं। देन चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, व्हाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ मिलेगा, जबकि मास बिना चार्ज के भी मिल सकता है। फिर चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड और रेफरेंस फ्रेम। तो चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, कितनी भी स्पीड से पार्टिकल चलेगा उसका चार्ज सेम रहेगा। फिर स्टेशनरी चार्जेस अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल्स हैं उनको कंडक्टिविटी के आधार पे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। और फिर हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने क्या क्या मेथड्स देखे थे? एक फ्रिक्शन से चार्जिंग हो सकती है। फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को रब करते हैं और एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? एक चार्ज्ड कंडक्टर होता है और एक अनचार्ज्ड कंडक्टर होता है। दोनों को टच करते हैं या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस उनमें फ्लो करते हैं, और फाइनली दोनों में सेम नेचर का चार्ज आ जाता है। अगर एक में पॉजिटिव था, दूसरा न्यूट्रल था, तो दोनों पे पॉजिटिव आ जाएगा। एक पर नेगेटिव था, दूसरा न्यूट्रल था, तो दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखें। नेचर सेम होगा, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। फिर हमने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लाते। एक चार्ज बॉडी है, उसके पास में हम एक अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं, तो चार्ज बॉडी जो है उसके चार्जेस क्या करते हैं? जो दूसरी बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी तरफ खींचेंगे, नेगेटिव है तो धकेलेंगे, जिससे एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर सेपरेट हो जाता है। इसी को इंडक्शन बोला जाता है कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर हम उस कंडक्टर को ग्राउंड कर सकते हैं या दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से उस पर चार्ज आ जाता है। तो जनरली इंडक्शन से जो बॉडी पे चार्ज आता है वो जो चार्ज बॉडी है उससे ऑपोजिट नेचर का आ जाता है।
फिर हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से चार्जिंग कर सकते हैं, जिसमें सुटेबल एनर्जी की लाइट अगर मेटल पे इंसिडेंट होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर थर्माइनिक एमिशन की बात की हमने। थर्माइनिक एमिशन में क्या होता है कि हीट करते हैं मेटल को और हीट करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उससे भी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फील्ड एमिशन में हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं और इससे भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अब आगे एक ये सवाल उठता है, कैन अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी? जैसे हमने देखा कि लाइक जो पॉइंट चार्जेस है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पॉइंट चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो आप चैट पे बता सकते हैं यस या नो, आपका क्या आंसर है? नो सर। नो। बाकी लोग चैट पे भी बता सकते हैं। और चैट पे सब लोग आंसर दें, है ना, और एक ही बार दे दें, बार बार देने की जरूरत नहीं। चलो, तो मिक्स रिस्पॉन्स है, कुछ का कहना है नो, कुछ का कहना है यस। चलो, तो यस जो बोल रहा है कोई एक्सप्लेन करेगा? हाथ मतलब रेस करो उस पे, मैं पूछता हूँ किसी से। जो यस बोल रहे हैं कोई एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हो सकता है, कुछ कैसे आपको लग रहा है? सर अच्छा ऋषभ, चलो बताओ। हाँ, सर न्यूट्रल बॉडी में सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, और हाँ, अगर सर बॉडी लेकर आएंगे तो सर वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इस कारण वो अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, गुड। चलो, हाँ, अभव्या तुम बताओ। अभव्या तुम बताओ। हाँ सर, मेरा भी यही था कि इंडक्शन के बाद जो बॉडी है उस पर मतलब अपोजिट चार्ज आ जाएगा तो मतलब अट्रैक्ट कर लेगी। ओके, चलो, तो जिन्होंने नो बोला या यस भी बोला, अपन पहले भूल जाएं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बात करते हैं कि जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम एक स्केल को अपने बालों में रब करते हैं और वो स्केल क्या करता है, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब हम रब करते हैं तो स्केल पे तो चार्ज आ जाता है, लेकिन क्या पेपर के पीसेस पे चार्ज होता है? नहीं, पेपर के पीसेस तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्केल उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो आंसर है यस। ठीक है, और थोड़ा भी इसको हम डिटेल में देखेंगे। देखो कैसे कर सकती है। मान लो ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। दिस इज अ चार्ज बॉडी। और ये जो है ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या होगा, ये जो चार्ज बॉडी है ये क्या करेगी, न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जैसा हमने इंडक्शन में देखा था। और भले ये कंडक्टर हो या इंसुलेटर, हमने ये भी देखा था इंसुलेटर में भी इंडक्शन तो हो सकता है, मतलब चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन एटम जो है
उसके चार्जेस पर जब फोर्स लगता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव सेंटर अट्रैक्शन फील करता है, पॉजिटिव जो सेंटर है उससे अवे अट्रैक्शन फील करता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बॉडी में क्या होगा, इंडक्शन होगा, और इसके नेगेटिव चार्जेस जो है लेफ्ट की तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कंडक्टर है तो फ्रीली मूव करके हो जाएंगे, और अगर इंसुलेटर है तो जो एटम है वो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमने ऑलरेडी समझा था, किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ सकता है, बाकी मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से चले जाएंगे। अब इंडक्शन से नेट चार्ज नहीं बदलता है, यानी कि जो इधर पे चार्ज आया होगा, अगर माइनस क्यू आया होगा तो यहाँ पे प्लस क्यू आया होगा। ठीक है ना, इंडक्शन से ध्यान रखना है चार्जेस का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेट चार्ज नहीं बदलता है। नेट चार्ज जीरो है तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, अभी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? अट्रैक्ट करेगी सर। अट्रैक्ट करेगी। तो मान लो ये फोर्स लगा दिया इसने F1, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। रिपेल करेगी। ये हो गया F2। अच्छा, अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये हमें आइडिया होगा या नहीं है तो मैं बता देता हूं कि अगर चार्जेस नजदीक होते हैं तो फोर्स ज्यादा लगता है, मतलब सेम तरह के चार्जेस, और डिस्टेंस बढ़ जाती है तो फोर्स कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा F1 और F2 में से? F1। F1 ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसलिए F1 वुड बी ग्रेटर देन F2। तो अगर F1 F2 से बड़ा है तो नेट फोर्स किस तरफ आ जाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। तो नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जब हमने पॉइंट्स लिखे थे, प्रॉपर्टीज लिखी थी चार्ज की, वहां पे मैंने एक चीज मेंशन करवाई थी, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब पॉइंट चार्जेस के लिए तो ठीक है, वो होता है अगर ये पॉइंट बॉडीज होती, एक न्यूट्रल बॉडी पॉइंट बॉडी होती, मतलब इसमें अगर, अच्छा इसमें कोई ये पूछ ले कि एक पॉइंट चार्ज बॉडी है और एक पॉइंट न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज बॉडी एंड पॉइंट न्यूट्रल बॉडी, क्या ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? नो सर। नो, क्यों? सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं। वेरी गुड। तो ये ऊपर वाला केस हुआ किस कारण से था, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से। अभी अगर पॉइंट न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पाएगा, तो पॉइंट चार्ज बॉडी पॉइंट न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, यहाँ पे नो अट्रैक्शन। ये समझ आया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ ले, कि जो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? ड्यू टू इंडक्शन। अच्छा, अब ये जो चार्ज बॉडी है ये कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। न्यूट्रल बॉडी भी कंडक्टर भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है। दोनों इंसुलेटर का एग्जांपल अपना वही है, ग्लास, मतलब जो अपन स्केल को रब करते हैं बालों में और पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, दोनों इंसुलेटर है। कंडक्टर है, उसमें तो और फ्रीली चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो।
अब देखो, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों पे ऑपोजिट चार्ज होगा। अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा? यस सर। बोल सकते हैं। बाकी और कोई? जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है ऋषभ? सर आपने बॉडी बोला, पॉइंट चार्ज नहीं। हाँ, बॉडी बोला तो अट्रैक्शन एक चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है ना श्रेयांशी? यस सर। है ना? तो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम श्योरली ये नहीं बोल सकते कि दोनों पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा। एक चार्ज भी हो सकती है और दूसरी अनचार्ज भी हो सकती है। लेकिन अगर दो बॉडीज रिपेल करती हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? तो सेम टाइप तो का चार्ज होगा। हमेशा चलो एक मिनट। हाँ, अदिति क्या बोल रही थी तुम? सर तो हमेशा ही अपोजिट चार्जेस होंगे। अपोजिट चार्ज होगा कि सेम होगा? रिपेल कर रही सॉरी है। सॉरी सेम चार्जेस, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों पे सेम नेचर का चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन में हम ये तो बोल सकते हैं एक बॉडी पे चार्ज है, लेकिन दूसरी अनचार्ज भी हो सकती है और ऑपोजिटली चार्ज भी हो सकती है। तो इसलिए कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं ये बताने के लिए अट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि अट्रैक्शन में क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकती है। अट्रैक्शन में ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिटली चार्ज बॉडी भी हो सकती है और न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है। लेकिन अगर सॉरी, अगर रिपल्शन हो रहा है तो श्योरली दोनों पे सेम नेचर का चार्ज होगा। तो ये एक बहुत ही काम की स्टेटमेंट होती है जिसको ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है कई बार। तो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है? तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये हमें चेक करना है तो अट्रैक्शन से श्योरली हम नहीं बता सकते। श्योरली किससे बता सकते हैं? रिपल्शन से बता सकते हैं कि अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो डेफिनेटली दोनों पे सेम टाइप का चार्ज होगा, यानी कि दोनों चार्ज होंगे। समझ आया ये? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। चलो गुड। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, और आंसर्स चैट पे भेजें, बोले नहीं अभी।
और अमल तुमने भेजा है लेकिन आंसर तुम्हारा गलत है, एक बार दोबारा चेक करो, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, जब हम सीख रहे हैं तो भले थोड़ा टाइम दें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। जब लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है सही सीखें, फिर स्पीड बढ़ाएं धीरे धीरे। आंसर बताऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग जो है आंसर दें एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। सर हम्म सर सी आ रहा है। ये आ रहा है, पहले तुमने अलग बताया था कुछ। चलो अब देख लो एक बार, तो ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया है, कुछ अगर बच गए तो वो भी अपना आंसर बता दें। चलो अब देखो और समझो, अगर आपका सही है और आपकी सोच सही है, मतलब करने का तरीका सही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सही है लेकिन हमने तुक्के में सही कर दिया, तो उसको थोड़ा समझें, और जिनका गलत है वो देखें कि कहाँ गलती हुई। तो क्या बोल रहे हैं, बॉल ए रिपेल सी, ए सी को रिपेल कर रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ए और सी पे सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए। तो हम तो ऑप्शन, अलग क्वेश्चन है तो ऑप्शन के हिसाब से देखें, तो चारों ही ऑप्शन में ए और सी का अपोजिट चार्ज है, इससे तो कुछ पता नहीं चला भी हमें। एंड अट्रैक्ट्स बी, तो ए जो है बी को अट्रैक्ट कर रही है, सी को रिपेल कर रही है। तो इसमें भी बी में और ए में अपोजिट चार्ज है। तो चलो पहली जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, डी वाली बी को अट्रैक्ट करती है, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन। अब देखो क्या दे रखा है, ये स्टायरोफोम जो बॉल है वेरी सेंसिटिव होती है, मतलब न्यूट्रल बॉडी पे इंडक्शन हो जाएगा आसानी से और चार्जिंग होगी। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है किसमें, डी और ई में कोई इफेक्ट नहीं है, यानी डी और ई दोनों न्यूट्रल होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डी न्यूट्रल होगी और ई पॉजिटिव हो जाएगी तो अट्रैक्शन हो जाएगा, डी पॉजिटिव हो जाएगी, ई न्यूट्रल हो जाएगी तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करें, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन, यानी कि ए और बी आंसर तो हो ही नहीं सकता। अगर डी और ई में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि डी और ई दोनों न्यूट्रल होंगी। अब डी न्यूट्रल है तो वो पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकती है, नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो आंसर या तो सी होगा या डी वाला होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आए, अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड। अब नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगी, न्यूट्रल को भी कर सकती है, तो सी वाला ऑप्शन पॉसिबल है। डी वाले में नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो डी वाला भी गलत हो गया। तो इसलिए सी वुड बी दी आंसर। तो एक बार देख लो, किसी का जो गलत था, अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जो हमने इंफॉर्मेशन गेन करी है, हम पढ़ रहे हैं, उसको समझकर यूज करो। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं,
लेकिन कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में ही गलत कर देते हैं, या हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली नहीं समझते, हम अटेंशन थोड़ा सा लूज कर देते हैं, उसको क्लियरली समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो आई होप ये सबको अब समझ आ गया होगा। तो ये जो हमने पढ़ा उसको क्वेश्चंस में कैसे पूछा जा सकता है और क्या उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। और अगर दो बॉडीज जिनमें इंडक्शन हो सकता है, दोनों में कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं दोनों न्यूट्रल हों। चलो अच्छा, एक और सवाल आ जाता है कई बार, कैन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? तो इसका क्या जवाब दोगे आप लोग, चैट पे बताओ एक बार। क्या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? है ना, थोड़ा सोचो और बताओ क्या लगता है, और जो भी लगता है बताओ, है ना, गलत सही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम सोच रहे हैं, कुछ हमारा दिमाग कुछ काम कर रहा है। गलत भी सोचेंगे तो कोई बात नहीं, सही जान जाएंगे, सही सोचा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 30 सेकंड में दे रहा हूं, 30 सेकंड में अपने आंसर दीजिए। तो देवांशी ने आंसर दे दिया है, अथर्व ने दे दिया है, चलो तो इसमें भी आंसर्स मिक्स्ड आ रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है मिक्स्ड ही आने चाहिए। चलो देवांशी, तुमने यस बोला था, बताओगी कैसे? नहीं देवांशी, मैं ये नहीं कह रहा एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज, आई एम सेइंग बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। चलो, और अथर्व ने यस बोला था, एक अथर्व समझाओगे कैसे? समझाने वाला पार्ट अगर आप माइक पे समझाएं तो ज्यादा अच्छा है, चैट की बजाय, है ना, क्योंकि औरों को भी सुनने का मौका मिले। सर अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से ज्यादा बड़ी हो तो शायद से अट्रैक्ट करेगी। राइट, तो देखो कैसे हो सकता है कि मान लो एक, और देखो ये जस्ट अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ठीक है कि हम ऐसा बोलेंगे यस, इसका भी आंसर यस आ जाता है। लेकिन जनरली कोई बोलेगा तो हम ऐसा मतलब यूज नहीं करते उसके बिना, मतलब क्वेश्चन में बिना सोचे समझे, बिना सोचे, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है तो बोलते सर आपने तो बोला था ना पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकता है। नहीं, नॉर्मली हमें इसको एज सच जनरल वे में यूज नहीं करना है। हाँ, कोई स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ऐसा हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकती है, या नेगेटिवली चार्ज बॉडी दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो हाँ क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? स्पेशल केस में हो सकता है कि अगर एक बॉडी काफी स्मॉल है, ठीक है, मान लो ये वेरी स्मॉल है, पॉजिटिवली पूरा ही लिख देते हैं, वेरी स्मॉल
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये, और एक लार्ज या वेरी लार्ज बॉडी है। ठीक है, ये हैवीली चार्ज है। और इस पे बहुत ही कम चार्ज है, वेरी लेस पॉजिटिव चार्ज। मान लो हम ऐसे बना देते हैं, 2 प्लस बना देते हैं। अब देखो छोटी बॉडी है, उस पे क्या है, बहुत ज्यादा चार्ज है और वो साइज में काफी छोटी है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन कम है। अब क्या होगा, इंडक्शन से, अब देखो भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इंडक्शन से जो बॉडी के अंदर एटम्स हैं उनके नेगेटिव चार्जेस एक अट्रैक्शन फील करेंगे, तो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ अट्रैक्शन फील करके इकट्ठे होने लगेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन फील करेंगे और रिपल्शन फील करके वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, इस तरफ इकट्ठे हो गए। अब जो चार्जेस इसमें हैं, देखो क्योंकि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये -Q1 हो गया, ये +Q2 हो गया। अब Q2 Q1 से तो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो Q2 पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव से ज्यादा है। लेकिन बॉडी लार्ज होने के कारण क्या होगा, डिस्टेंस वाइज देखें तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के काफी नजदीक है और पॉजिटिव चार्ज काफी दूर हो गया, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। अब देखो चार्ज ज्यादा था, तो चार्ज ज्यादा से होने के कारण तो फोर्स ज्यादा लगता, लेकिन फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम होता है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें बहुत कम चार्ज था, लेकिन डिस्टेंस का फैक्टर ज्यादा मैटर करेगा क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो लेफ्ट चार्ज वाले चार्ज की वो काफी कम है और राइट वाले चार्ज की काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो ओवरऑल लेफ्ट वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और नेट फोर्स कहां की तरफ आ जाएगा, राइट की तरफ आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नेट फोर्स इधर आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये तभी कॉन्सेप्ट यूज करना है अगर कोई स्पेसिफिकली ऐसा पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है। जनरली जब हम बात करेंगे तो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे, अनलाइक अट्रैक्ट कर रहे होंगे और चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। जनरली यही यूज करना है क्वेश्चन में, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई पूछे तो यस पॉसिबिलिटी इज देयर, बट इन सम स्पेशल केसेस जहां पे बॉडी काफी लार्ज हो और उस पर चार्ज काफी कम हो। समझ आया ये सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी भी। चलो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लॉ की। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने में जो लॉ काम आता है उसको बोला जाता है कूलम्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी हम देखेंगे इनवर्स स्क्वायर एक्चुअली क्या मतलब है उसका। तो वैसे शायद आप लोगों ने पढ़ा हो पहले भी, कई बार 10th क्लास में पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ा हो तो ग्रेविटेशन में जैसे दो पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स लिखा जाता है, वैसा ही फोर्स यहाँ पर पॉइंट चार्जेस के बीच में लिखा जाता है और इसको कूलम्स लॉ हम बोलते हैं। तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम,
ठीक है, जिन्होंने ये फोर्स एक तरीके से बताया कि कैसे चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, और उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा कूलम्ब्स लॉ। तो क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए फोर्स होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन का फोर्स अगर अनलाइक चार्जेस हैं, रिपल्शन का फोर्स अगर लाइक चार्जेस हैं, तो और चार्जेस किस में है? रेस्ट पे। तो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी हम यूज भी कर रहे थे पहले कि चार्ज दूर होंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और किस लाइन के अलोंग एक्ट करता है? एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। ठीक है, कैसा लगेगा? लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव लगेगा। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। सिंपल सा लॉ है वैसे, और बहुत काम का, मतलब काम का इन द सेंस कि याद रखना है। बाई चांस अगर ये भी हम भूल गए तो फिर बहुत ही बड़ी बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि सिमिलर चीज ग्रेविटेशन में भी काम आती है, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला यही यहाँ पर भी काम आता है। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच की सेपरेशन है R। तो जो फोर्स है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स इसके प्रोपोर्शनल हो गया। अभी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको K से डिनोट कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और K जो है इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां से आप लोग बताओ K की यूनिट्स क्या होंगी? चैट पे बताओ सब लोग, K की यूनिट क्या आएगी? इस फॉर्मूले से K की यूनिट क्या आएगी ये बताओ। अथर दोबारा से एक बार चेक करो, देखो गलत है अभी। करण, सचान आपका सही है, गुड। ऋषभ आपका भी सही है, लेकिन न्यूटन कैपिटल N लिखा जाता है। जी सर। नितेश आपका सही है। विश्वास आपका भी सही है। अदिति का सही है। चलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल सिंपल चीजें होती है, और अगर लग रहा है तो थोड़ा सा है ना अपना जो है थोड़ी सी इन सब चीजों पे वर्क करो। सिंपल सी चीज है, K को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और Q का स्क्वायर डिवीजन में चला जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन को न्यूटन ही रख सकते हैं, और यूनिट आ गई तो वहां से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। इसको देख लेते हैं। तो अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है इनका क्या मतलब, एक बार थोड़ा सा इसको हम समझ लें। तो ये जो K है, अच्छा इसमें ये जो टर्म होती है ये कहलाती है, इसको मैं ये बोल दूं, ये सिंबल कहलाता है एप्सिलॉन। ठीक है, ग्रीक सिंबल है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा ये सब रहते हैं।
वैसे ही ये सिंबल क्या कहलाता है, एप्सिलॉन कहलाता है। तो ये जो इसके नीचे जीरो है इसको नॉट बोल देते हैं, तो ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई नॉट बोलते रहते हैं कई बच्चे, लेकिन सही बोलो एप्सिलॉन नॉट। इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि वो ई नहीं है, ये क्या है, सिंबल है, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट है ये क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखी हमने। क्यों, एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमने कैपिटल के बोला हुआ है, इसको, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी, ठीक है ना, यूनिट आ गई यहाँ से, फोर्स की न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बात करूं, चलो आप लोग ही निकाल के बताओ क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, के का। फोर्स का पता होगा आप लोगों को, बाकी तो चार्ज और डिस्टेंस है उसका पता ही है। DF इज फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ना, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया मैंने, DF मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला। चार्ज को जनरली AT लिखा जाता है, चार्ज की टर्म में भी लिख सकते हैं लेकिन अवॉइड करो। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो अगर ऑप्शन चार्ज की टर्म में हमें वैसे देना है, नहीं तो फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज नहीं होती, करंट होती, तो एक्सप्रेस इट इन दी फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है हेमांगी, आपने चार्ज की फॉर्म में दिया वो सही है, लेकिन करंट की फॉर्म में निकालो। हाँ नितेश, जो नीचे टी स्क्वायर आ रहा है उसको भी ऊपर ले जाओ, है ना, टी वाली टर्म एक तरफ कर दो। इनफैक्ट डायमेंशनल फॉर्मूले में सब चीजें ऊपर चली जाएंगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी अगर नेगेटिव होनी है तो ऋषभ ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, गुड। और सब लोग, है ना, इंटरेक्ट करें इनफैक्ट, क्योंकि तभी आप सीखोगे। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, गलतियां इंसान करते हैं और गलतियों से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। यहां गलती करोगे वो ज्यादा अच्छा है कि तुम एग्जाम में जाके गलती करो। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करो हर जगह, तभी क्या होगा, हमारा अटेंशन भी बढ़ेगा लेक्चर में। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे कि यार हम अभी सवाल करना है, कुछ पूछा जाएगा, हमें बताना है, और हमारा डेवलपमेंट भी होगा, और तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, मतलब कोचिंग कर रहे हैं। स्कूल तो है ही, कोचिंग किस लिए कर रहे हैं कि हम चीजों को समझ पाएं अच्छे से। जो चीजें स्कूल में नहीं कर पाते उसको हम अच्छे से और समझ पाएं, सब सब्जेक्ट को समझ पाएं। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, इंटरेक्ट करो, तो आप में और डेवलपमेंट आएगा, है ना। तो ये जो शायनेस है या फिर ये कि चलो यार हम सुन लेते हैं बस, तो सुर से कुछ नहीं होगा। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि आपकी मेहनत आपके काम आएगी। ठीक है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, सबको एक जैसा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी देखेंगे टेस्ट में नंबर्स अलग अलग आते हैं या परफॉर्मेंस एग्जाम में अलग अलग होती है। वो किस कारण से, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप कितना अपनी गलतियों से सीखते हो। तो इसलिए ठीक है, हम सिर्फ कह सकते हैं, आपको अपने बेटरमेंट के लिए खुद उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। चलो, तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं, और सही भी हैं कुछ के गलत भी हैं। चलो एक बार देख लेते हैं तो कैसे आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले न्यूटन, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है MLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी फोर्स का याद रखना ही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ा होगा।
नहीं भी पढ़ा तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज मास, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ है, पर सेकंड स्क्वायर इज टी माइनस टू। फिर मीटर स्क्वायर इज लेंथ का स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां से m तो एज इट इज आ गया, l की पावर 1i फर्स्ट टर्म से 2i सेकंड टर्म से, तो l की पावर 3 हो गई। t ऊपर जाएगा, t की पावर -2 और t की पावर ये 2 भी ऊपर जाएगा तो t की पावर -4 और a की पावर -2। अच्छा, करंट को हाँ i भी लिख सकते हैं, कई लोगों ने i लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, a भी लिखा जाता है, i भी लिखा जाता है करंट के लिए। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। और अगर एप्सिलॉन नॉट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसी का इनवर्स, क्योंकि 4 पाई का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछ ले, तो ये सब याद नहीं रखने, ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला, हमें ये याद रखना है कि ये इस फॉर्मूले में आता है और यहां से हमें निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम याद करने लगेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले तो फिर तो हमारा काफी टाइम उसमें चला जाएगा और उसमें भी हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूले याद किसके रखने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, इतना तक याद रख लो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा, m की पावर -1, l की पावर -3, p की पावर 4, a की पावर 2, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, हाँ ठीक है, ये हो गया परमिटिविटी बोला जाता है ऑफ एयर या फ्री स्पेस। एक्चुअली ये जो के है, आगे हम देखेंगे मीडियम पर भी डिपेंड करता है, तो वो बाद में हम देखेंगे। अभी अगर चार्जेस किसमें है, एयर में है या वैक्यूम में है, तो के की वैल्यू ये होती है 9 × 10⁹, और ये फॉर्मूला आ जाता है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम k को सब्सटीट्यूट करके लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकता है, f इज Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आई थिंक ये अब क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलो सर ये सर हाँ, एयर की जगह में कहीं और होगा तो एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा क्या पूरा? एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होता, के चेंज हो जाता है। जो कांस्टेंट है उसमें एक फैक्टर और ऐड हो जाता है जो मीडियम पर डिपेंड करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको करो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो करण, आपका आंसर सही है, गुड। ये माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो मैंने बताया था, बाकी पता भी होना चाहिए। ऋषभ, आपका आंसर भी सही है। संस्कृति, आप चेक करो बेटा, आपने के से मल्टीप्लाई नहीं किया। सुहानी, आपने पावर में मिस्टेक कर दी है, देखो 10 की पावर में गड़बड़ है। नितेश, आपका सही है। समर्थ, आपका भी सही है।
अभव्य देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू हमने देखी ना सीधे 9 × 10⁻⁹ तो हमें एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं, एप्सिलॉन नॉट को भी यूज करने की जरूरत नहीं। हम जब फोर्स निकाल रहे हैं तो सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोलते हैं, उस के की पूरे की वैल्यू है 9 × 10⁹ विच इज अ वेरी सिंपल वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। विश्वास आपने पावर में गड़बड़ की है, 10 की पावर में देखो क्या गड़बड़ हुई। हिमांगी आपने भी कुछ गलती की है, अदिति का आंसर सही है, सुहानी अब आपका आंसर सही है, पुष्पक आपका आंसर गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे गलती कर सकते हो आप लोग? चलो देख लो, गलती हो रही कोई बात नहीं है ना, गलती से सीखना जरूरी है, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है अच्छे स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन में गलती कर देते हैं ना। तो फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन 2 1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो फोर्स अभी हमने देखा क्या होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के जो है के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये पूरा के जो है जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो उस पूरे की मिलाकर जो वैल्यू है वो ये होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 जो है ये 10⁻⁻6 हो जाए 1 माइक्रोकूलम, तो 1 तो 1 हो गया, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, लेकिन एक ही नहीं है, दो चार्जेस हैं, तो दूसरा भी कितना हो गया 10⁻⁻6, और आर भी सिंपल दे रखा है 1, और यूनिट्स भी सब किसमें रखनी है एसआई यूनिट। तो ये के की वैल्यू होती है एसआई यूनिट में, माइक्रो कूलम कूलम एसआई यूनिट है, माइक्रो इज 10⁻⁻6, तो ये सब आ गया हमारे पास। तो 9 इंटू नीचे तो 1 ही आ जाएगा 10 की पावर, अब पावर जब होती है 10 की पावर, अब अगर कोई भी एक नंबर है जैसे a की पावर b इंटू a की पावर c इंटू a की पावर d, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन अगर बाई चांस किसी को नहीं पता तो अगर ये a कॉमन है और पावर्स अलग अलग है तो वो क्या हो जाता है a की पावर b प्लस c प्लस d। तो 10 की पावर 9, 10 तो सब में कॉमन है, -6, तो 9 - 6 इज 3, 3 - 6 इज -3, तो 9 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये फोर्स आ जाएगा दो 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस के बीच में, जो कितनी दूरी से सेपरेटेड है 1 मीटर से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जहां भी मिस्टेक हुई उस चीज को एक बार देखें और कोशिश करें मिस्टेक दोबारा ना हो। ठीक है, मिस्टेक होना गलत नहीं है, लेकिन मिस्टेक रिपीट होना गलत बात हो जाती है। ट्राई कि मिस्टेक जो हमसे एक बार हो रही है वो दोबारा से रिपीट ना हो। चलो एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 is revolving around a fixed charge -q2 in circular path. Calculate the period of revolution and its speed also. ठीक है, देख -q2 चार्ज तो फिक्स है सेंटर पे, q1 वाला सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कि सर्कुलर मोशन में अगर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं वो mv²/r होता है। ठीक है, विश्वास कह रहे हैं मैंने गलती से माइक्रो को 10 की पावर -12 ले लिया था। हाँ तो बेटा यही सब चीजों का ध्यान रखना है, देखो ऐसी छोटी छोटी गलती होती है, लेकिन यहाँ हम एक्सक्यूज दे सकते हैं, फाइनल एग्जाम में एक्सक्यूज नहीं दे सकते, सीधे नंबर कट जाएंगे, जहां हमारे +4 होने थे वहां -1 हो जाएगा। तो कोई भी गलती करो, कोशिश करो कि वो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हर छोटी छोटी गलती को सुधारो और आगे से ध्यान में रखो।
ठीक है अभव्या, तुम्हारा स्पीड का आंसर सही है, गुड। सुहानी, तुम्हारा भी सही है स्पीड का आंसर। ऋषभ, तुम्हारा भी सही है। संस्कृति, आपने कुछ मिस्टेक करी है। सुहानी, टाइम का भी सही है आपका। नितेश, आपका भी सही है। अभव्या, आपका टाइम पीरियड का भी सही है। चलो अब मैं बता रहा हूं, है ना, तो जिनका हो गया है वो एक बार चेक कर लें, और जिनका नहीं हुआ है, कुछ दिक्कत है, अभी समझ नहीं आया, तो देखें थोड़ा सा। तो क्या कर रहे हैं, एक चार्ज है -Q2 जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और दूसरा चार्ज है Q1 जो इसके अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है। अब कितने रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो रेडियस दे रखा है हमको r। अब देखो ये दोनों चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, प्लस और माइनस चार्ज है, तो इससे हम फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगी, अट्रैक्टिव। अब जो फोर्स होगा वो तो K Q1 Q2/r², यही लिखेंगे, उसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन हमें क्या बता रहा था, डायरेक्शन बता रहा था। तो डायरेक्शन हमने देखी कि फोर्स कहां लग रहा है, -Q2 की तरफ, और यही सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो फोर्स क्या हो गया, K Q1 Q2/r², और यही फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो K Q1 Q2/r² वुड बी इक्वल टू mv²/r। ये एक r से r कट गया, तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी K Q1 Q2/mr। ठीक है, रूट में
मतलब m इधर चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट k q1 q2 बाय mr, या k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर या तो वहां लिख देते हैं कई बार, या हम ऐसे बोल देते हैं वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गई स्पीड। अब टाइम पीरियड की भी बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई r बाय v, ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाय v। तो क्या हो गया, ये 2 पाई r अपॉन v, v नीचे आ रहा है तो एक्चुअली इसका इनवर्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो mr अपॉन k q1 q2। इसमें भी चाहे तो k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के फिर बाकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो r को अंदर ले लिया या 4 को बाहर ले लिया। तो हमको बस इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि कैसे निकालना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सर्कुलर मोशन दोनों को मिक्स कर दिया थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिख सकते हैं, और यहां पर सर्कुलर मोशन के लिए वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। तो उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ रहा है वही होगा एकमात्र एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू mv² बाय r। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस ये है कि सर्कुलर मोशन की अगर किसी को जानकारी इतनी नहीं होगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी ये बेसिक चीजें सर्कुलर मोशन की भी तो पता होना चाहिए, अगर बाई चांस नहीं पता तो ये बहुत कॉमन चीज है, कई जगह पर यूज हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और वो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, और वो एक्सीलरेशन mv² बाय r के बराबर होता है। और अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो डायरेक्टली हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r, और कितनी स्पीड से कर रहा है v, तो 2 पाई r बाय v, ये उसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल ही था। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकता है अभी भी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहीं पर हमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ सकता है, आगे देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। फिर द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द अदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये अलोंग है, always along the line joining the two charges. It is equal in magnitude and opposite in direction on two charges irrespective of the medium in which they lie. Basically ये कह रहे हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, और जो फोर्स लगता है दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है। मान लो ये चार्ज है Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव है, तो अगर इनको जोड़ने वाली ये लाइन है तो फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा, और कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, तो कहां फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हमने यहां फोर्स लगा दिया, ऐसा नहीं करना।
ठीक है, कहाँ फोर्स लगता है? दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। तो Q2 पे इधर लग जाएगा और Q1 पे इधर लग जाएगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, मतलब Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो Q1 Q2 दोनों जो है इक्वल ऑपोजिट, मतलब जो फोर्सेस लगाएंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या मतलब होता है कंजर्वेटिव का, कोई बताएगा? चलो नितेश, आपने क्या बताया, बोल के बताओ। सही बताया आपने, माइक पे बताओ। Work done by a conservative force does not depend on the path. गुड। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, या किसी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसका वर्क, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कई बार हम ये बोल देते हैं, तो वो नहीं। ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, या क्लोज्ड पाथ में 0 होता है, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यही हमने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, work done by electrostatic force in moving a point charge along a closed loop of any shape is 0 or is independent of path। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क क्लोज पाथ में हमेशा 0 होगा, और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम वर्क निकाल रहे हैं तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हमें लगता है क्या एक पॉइंट है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चंस में हेल्प कर देती हैं हमें। कई बार क्या बोल देते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले गए, अब वर्क बताओ, और बोल दिया कि हमें सी पॉइंट से ले गए। अब हम सी में ही कंफ्यूज होते रहते हैं, जबकि सी से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हम ए से बी तक ले गए चार्ज को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो सी से ले जाओ, डी से ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से ले जाओ, वर्क सेम ही आएगा। तो हम उलझ जाते हैं कई बार, तो एग्जामिनर उलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल सिंपल चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम आसानी से वहां से बच सकते हैं। उसके बाद सिंस दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? जो दो पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है, उसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। और सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, तो कंजर्वेटिव तो है, बाकी सेंट्रल फोर्स भी है। So since this is a central force, in the absence of any other external force, angular momentum of one particle with respect to other particle in two particle system is conserved। अब ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है जिन्होंने रोटेशन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा 11th में, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये ज्यादातर लोगों को पता होता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिमिलरली रोटेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 हो गया तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, कि एक पार्टिकल है Q1, एक पार्टिकल है Q2, टू पार्टिकल सिस्टम है। अब Q1 और Q2 के बीच में अगर हम बात करें तो जैसे Q2 पे जो फोर्स लगेगा
वो तो Q1 से ही पास कर जाएगा। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है टॉर्क का, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो टॉर्क जो है वैसे तो R क्रॉस F होता है, या मैग्नीट्यूड वाइज उसको R परपेंडिकुलर इंटू F लिख देते हैं, यानी कि फोर्स किस लाइन के अलोंग लग रहा है और उसकी चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो अगर कोई फोर्स किसी चार्ज से पास कर जाता है तो उस चार्ज के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाती है। ये जो फोर्स है ये चार्ज से पास कर रहा है और हमेशा ही करेगा, वो किसी भी पाथ में मूव कर रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे करके ये किसी ऐसे पाथ में मूव कर रहा है, तो यहां पर भी अगर चार्ज आ गया तो फोर्स तो हमेशा इसी की तरफ लगेगा। तो फोर्स हमेशा इस चार्ज से पास कर रहा होगा, तो फोर्स क्योंकि उस चार्ज से पास कर रहा है तो टॉर्क हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही चीज यहां पे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब दो पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो यानी कि एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स दूसरे के सेंटर से पास कर जाएगा। अगर सेंटर से पास कर जाएगा तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, और अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को किसी भी तरह का तो एक बार पूछ लो, है ना। क्लियर है ये सबको? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। और दूसरा ये सेंट्रल फोर्स है जिसके कारण टू पार्टिकल सिस्टम में एक का एंगुलर मोमेंटम दूसरे के अबाउट हमेशा कंजर्व रहेगा। चलो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या चीज है वो भी। तो देखो जैसे हमने अभी देखा कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, तो इधर दो चार्जेस बना लेते हैं हम। मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इन वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, क्या फोर्स होता है दोनों के बीच में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम K बोल देते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको मैं FV बोल दूं, वैक्यूम में ये फोर्स है, ठीक है। अगर हम मीडियम में बात करते हैं तो मीडियम में ये फोर्स बदल जाता है। इन मीडियम FM बोल देते हैं, दिस फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन R है ये, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख दिया जाता है। तो वैक्यूम में जो कांस्टेंट होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मीडियम में वो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन R और मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट के साथ, या इस टर्म को एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन बोल देते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है उनके बारे में हम जाने, तो भैया एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया था पहले भी,
इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम हो गया। एप्सिलॉन जो होता है ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जो एप्सिलॉन आर होता है ये कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन आर है एक्चुअली में ये क्या हो गया, देखो वैसे देखोगे तो एप्सिलॉन जो है वो किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। और एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें लिखी जाती हैं कि वैक्यूम में जो कांस्टेंट है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में जो कांस्टेंट है वो, उसमें एक और फैक्टर ऐड हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो वैक्यूम में फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन हम बोल सकते हैं। ये इन सब चीजों का मतलब होता है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इनकी तो सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों देखो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और ये जो एप्सिलॉन आर है, ये देखोगे ये सेम टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो है। तो सेम टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको कई बार के से भी डिनोट कर देते हैं। ये के अलग चीज है, ठीक है ना। कई बार एप्सिलॉन आर को ही के से भी डिनोट कर देते हैं जब ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम वर्ड यूज करते हैं। अब ये होता क्या है परमिटिविटी, ये क्वेश्चन भी पूछा है मांगी ने कि परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी एक्चुअली क्या है, एक तरीके से इंडक्शन इफेक्ट को बताता है कि जैसे दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो वैक्यूम में उस मीडियम में कोई इंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में रख दिए तो उस मीडियम में क्या होगा, इंडक्शन के कारण जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स है वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, और उसके कारण जो नेट इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज कुछ फोर्स लगा रहा था, लेकिन इंडक्शन से जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनेंगे वो उस फोर्स को क्या करेंगे, ओवरऑल फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये चीज कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को या एक चार्ज के इफेक्ट को परमिट करता है वो दूसरे चार्ज तक जाने में, या कितना इंडक्शन से उसको अफेक्ट करता है, तो ये एक तरीके से परमिटिविटी का मतलब होता है। ठीक है, बाकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड भी उसको बोल दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी को। ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड कैपेसिटर्स वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली जो मटेरियल है उसके लिए एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। सेम चीज यहां पर आती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है किसी मीडियम में, कि उस मीडियम को अगर हम किसी चार्ज की फील्ड में रखेंगे तो उसमें कितना इंडक्शन होगा, कितना उस फील्ड को वो चेंज कर सकता है। दैट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के टाइप पे, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनकी सेम यूनिट होती है, सेम डायमेंशन होती है।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अगर मीडियम में जाएंगे तो एक एप्सिलॉन आर का फैक्टर और आ जाता है। अच्छा, यहां से हम देखें कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होगा या रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी। तो अगर हम इसकी बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, ये किसके बराबर होगी? देखो ये इनवर्स में आ गई, इसको मुझे ऊपर अगर लाना है तो ये आती है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ठीक है ना। इफ डिस्टेंस, इफ चार्जेस सेम हो और डिस्टेंस सेम हो, ठीक है ना, इफ चार्जेस आर सेम एंड डिस्टेंस इज सेम। तो अगर सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे हम वैक्यूम में रखते हैं और उनके बीच का फोर्स फाइंड कर लें, उसी को अगर हम मीडियम में रखें और उनके बीच का फोर्स फाइंड कर लें, तो डायरेक्टली फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम हमें क्या दे देगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने या तो दिया ही होता है कि दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा, उनके बीच में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, मीडियम में रखा फोर्स लग गया 15 न्यूटन, तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या होगा? सीधे 30/15 हम ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्टली इसको एज ए रिजल्ट फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। नहीं भी बाई चांस याद है तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसमें सिमिलर फैक्टर हैं अगर सारे, तो हम उनको कट कर देंगे, रेशियो में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बचेगा। हाँ, कई बार डिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं, तो डिस्टेंस चेंज कर देंगे तो जो जो फैक्टर चेंज हो रहे हैं उनकी प्रोपोर्शनैलिटी देख के उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो वैक्यूम में जो कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। मीडियम में एक और फैक्टर नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन आर का, तो जनरली वही वैसे हम यूज करते हैं। बाकी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन भी बोल दिया जाता है, व्हिच इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये कुछ चीजें हमें कूलम्स लॉ से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और भी इसमें कुछ चीजें हैं कि वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स क्या हो जाता है, ठीक है, और सुपरपोजिशन वगैरह, तो उसको हम अब अगली क्लास में करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर हाँ सर परमिटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू वैक्यूम में ही होती है ना? देखो बेटा, परमिटिविटी की अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, नहीं वैक्यूम में वो नहीं है। परमिटिविटी मतलब कितना परमिट मतलब कितना उसमें एक तरीके से इंडक्शन होता है, जितना ज्यादा इंडक्शन होगा उसके हिसाब से परमिटिविटी ज्यादा होती है। जैसे अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स के लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो है इनफाइनाइट। जनरली ये जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, तो फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स एप्सिलॉन आर इज इंफिनिटी, ठीक है। वैक्यूम के लिए ये 1 हो जाएगा, और वैक्यूम और एयर एप्सिलॉन आर इज 1। बाकी गिवन होता है अलग अलग मटेरियल के जहां जरूरत होती है। वाटर के लिए अराउंड 81 होता है। एक्चुअली जितना ज्यादा कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा और उतना ही फिर एप्सिलॉन ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली ये बता रहा है कि कितना एक तरीके से इंडक्शन हो सकता है, मतलब कितनी फील्ड एंटर करके एक तरीके से इंडक्शन जनरेट कर सकती है, दैट इज दी मेनली परमिटिविटी। ओके सर। ठीक है, किसी को और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? सर हाँ, सर एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट नहीं आया। तुम्हें एंगुलर मोमेंटम नहीं आता होगा, है ना? पता है एंगुलर मोमेंटम? नो सर। नहीं पता ना, चलो ठीक है, उसका भी देखेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, 11th का भी कुछ धीरे धीरे रिवीजन करेंगे। अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, एक आध क्वेश्चन आता है कभी कभी,
वहां पे उसकी जरूरत पड़ती है। तो अभी अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं पता तो मैं समझाऊंगा तो भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इसलिए आना चाहिए। तो अगर बाई चांस नहीं आता है तो ठीक है, उसको अभी छोड़ दें, फिर अपन कोशिश करेंगे कि 11th वाले पार्ट को भी धीरे धीरे इसी तरह से कवर करें। ठीक है, बाकी आई होप समझ आ रहा होगा सब लोगों को चीजें अच्छे से। ठीक है, और आपके अगर और भी कोई दोस्त वगैरह हैं जो पिछले साल परेशान हुए हैं, अभी भी परेशान हो रहे हैं, तो उनको भी लेकर आइए, है ना, जिससे कि एक अच्छा आपको कंपटीशन मिले और अच्छा एक ग्रुप बने सबके लिए, जहाँ पे अपन अच्छे से जब कंपटीशन करेंगे, टेस्ट वगैरह हो, तो एक मजा आए कॉम्पीट करने में। ठीक है।